मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 29। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टिमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के जैसे ही आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज्यादा जगह की वहां जरूरत भी नहीं थी। हाते में तरह तरह के फल पौधे लगे हुए थे। स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए आया करते थे और हरे होकर लौटते थे। पर रतन को वह जगह जगह फाड़े खाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं। उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। सग्रश ने वकील साहब को और भी शिथिल कर लिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी। लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन के बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की भी सुधि न रहती। वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोलकर कराए। उसे तस्कीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते थे। वो पूछती, आज कैसी तबीयत है? तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते, आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदलकर काटते थे। पर रतन पूछती, रात नींद आई थी? तो कहते, हाँ खूब सोया। रतन पथ्य सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती, अब यह अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से भी वह यही समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा, मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, इससे बढ़कर क्या बात होगी? मैं तो ईश्वर से मानती हूं कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घूम आया करो। अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊं? मेरा तो कहीं जाने को जी ही नहीं चाहता। मुझे यहीं सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले, जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं कि कहिए बाबूजी, अब कहाँ भाग कर जाओगे? इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। वो बोली, जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर मैं यहाँ आकर बिल्कुल भूल गई। वकील साहब ने आग्रह के साथ कहा, आज चली जाओ। आज के आज शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा, लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, मेरी? मैं तो अच्छा हो रहा हूं। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा, अच्छा चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे नहीं दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है? इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती है? देह क्यों दिन दिन घुलती जाती है? महाराज और कहार से वह यह शंका नहीं कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती। वह इतने दिनों से यहाँ है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से उसे कुछ कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा, मुझे जरा उठाकर बिठा दो। टीमल, पड़े पड़े तो मेरी कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो। कई दिन हो गए, चाय की सूरत नहीं देखी। यह पथ्य मुझे मार डालता है। दूध देखकर ज्वर चढ़ाता है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता।
तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठा कर कहा। बाबूजी, सो देख ले। यह तो मैं पहले ही कहने वाला था। सो देख ले। बहू जी के डर से कुछ बोला नहीं। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा, मैं मौत से नहीं डरता टिमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में ही होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता। सोचता हूं मर गया तो इसका क्या होगा। टिमल ने कहा, बाबूजी सो देख लो। आप ऐसी बातें न करें। भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं। सो देख ले। कुछ मानते ही नहीं। मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों को भी सुन लिया करो। आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओज सयाने मशहूर है। वकील साहब ने मुंह उधर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। कई ओझों को वो खुद पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। उन्होंने मुंह उधर कर लिया। महाराज ने चाय लाकर कहा, सरकार, चाय लाया हूं। वकील साहब ने चाय के प्याले को क्षुधित नजरों से देखकर कहा, ले जाओ, अब नहीं पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो वो दुखी होगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूं मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है। महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। खुद सोचने की शक्ति उनमें नहीं थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो उन्हें भी इसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भांपकर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। महाराज बोले, हाँ, कुछ हरा जरूर हुआ है, मगर बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उसके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी ही कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज्यादा फूलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान में चांदनी दहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधों पर मुलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल हो होकर मानो उसके वक्ष पर हाथ रख रहे थे। उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सहसा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थी। वो क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हो। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता था, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे वो। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिमान, इतनी चित्रमय नहीं थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा।
उन्हें अभी ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही है, बेटा तुम्हारा जी कैसा है। सहसा उन्होंने टीमल से कहा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं तो वो घूम कर आती होगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर पूछा, कहाँ कहाँ गई, कुछ उसका पता मिला। रतन ने उनके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कई जगह देखा, कहीं पर न दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता ही नहीं, वो भला क्या मिलेंगे। दवा खाने का समय तो आ गया ना, चलिए दवा खा लीजिए। वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लेता हूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा, फिर आप ही आप उसका आशय समझकर बोले, नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूं। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूं कि अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घुसकर सिर से निकल गया, मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए, मानो नीचे से धरती निकल ही गई, ऊपर से आकाश निकल गया और अब वह निराधार, निस्पंद, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध अश्रुकंपित कंठ से वो बोली, घर से किसी को बुलाऊं? यहां किसके सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस तरह वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या क्या करे। आखिर भाई बंधु और किस दिन काम आवेंगे। संकट में ही तो अपने काम आते हैं। फिर यह कौन कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ। वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आ गई। उसके आंचल में मुंह छिपाकर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमय आंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था। कितनी जल्द उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। आह, यह आधार भी अब नहीं है। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली पिरसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन भी ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके। वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, दो ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज के आग्रह में इतनी सहृदयता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी हुई मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सद्वृत्तियां उमड़ गई। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज,
बाबूजी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही शब्द दोहरा दिए जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गईं। वो बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी नहीं मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो ना, इन बातों से वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ बुला लाना। यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ है कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूं, आज वह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे। मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है। जी चाहता है थोड़ी सी संखिया खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु, कृपालु, दीनबंधु और जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं कहती हूं उससे निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें मालूम न हो, उस दंड का मूल्य ही क्या? वह तो जबरदस्त की लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला था। मैं उसे आंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हुई गाती चली जाती थी, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहां जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बांह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज मैं कई पार्कों का चक्कर लगा कर आई, पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माताजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानो रोगशैया पर पड़ी हुई सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी।